कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हैं जिन्हें मैं कभी किसी कार्यक्रम में नहीं देखी। अब डॉक्टर साहब पीछे छुप रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आज मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में। आशुतोष जी, जिनके सामने मैं बोलने की हिम्मत तो कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनकी जैसी विद्वता मुझमें नहीं है। तो और मुख्य अतिथि के रूप में शाहनवाज ऐसे शख्सियत को यहाँ विराजमान कर दिए हैं कि अब शायद प्रेमचंद को मैं हिंदी की अध्यापिका होकर के भी भूल गई कि कौन है। सच कहूँ, ना मैं कहानी लिखना जानती हूँ, न कविता करना जानती हूँ। प्रेमचंद को जब मैंने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन में, तो सिर्फ अंक लाने थे, न उन्हें गुना, न उन्हें समझा, न उन्हें आत्मसात किया। बस यही जाना कि इनको पढ़ना आवश्यक है, और रटी रटाई चीजें जो किताबों में मिल जाती थी उसको मैं प्रेमचंद के लिए पढ़ती थी। अब गोदान कृषि जीवन का महाकाव्य है, एक उक्ति के रूप में याद रखती थी, लेकिन प्रेमचंद क्या है ये मैं नहीं समझ पाई। प्रेमचंद को जानने और समझने का मौका जब उन किताबों से थोड़ा थोड़ा नाता टूटने लगा, तब मैं उनको समझना प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी जीवन अंक समेटने का जीवन है, उसमें अनुभव हम नहीं समझते। उस समय दिमाग में ये बात रहती है कि मुझे कितने अंक आ जाएं और नौकरी अच्छी मिल जाए। और मेरे जमाने में तो शायद मैं अपनी कक्षा में शायद दूसरी या तीसरी ही थी जो नौकरी में आई, लेकिन आज के जमाने में शायद दूसरा तीसरा व्यक्ति ही बचता होगा सबको नौकरी चाहिए। ऐसी स्थिति में अंक बहुत बहुमूल्य हो जाता है, और उस समय साहित्य को पढ़ना और साहित्य को बुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिसमें अंक ज्यादा आते हैं बस उतनी ही बातें हम। लेकिन आज इस लाइब्रेरी में जब शाहनवाज जी ने कहा कि सहयोग और ये पुस्तकालय दोनों मिलकर संयुक्त तत्वाधान में प्रेमचंद की जयंती मनाएगा, तो मैं अध्यक्ष के नाते यहाँ आई। विशिष्ट अतिथि का पद के योग्य मैं अपने आप को नहीं समझी, और न मैंने देखा कि वो क्या डाल गए। अभी मैं जब फोन खोल रही थी तब मैं उसमें खोजने लगी कि क्या मुझे शाहनवाज ने उसमें भी विशिष्ट अतिथि लिखा है क्या। तो मैं देख रही हूँ कि सचमुच में उसमें भी लिखा, लेकिन मैं ये नहीं देख पाई। मैं सोची कि मुझे सहयोग के अध्यक्ष के नाते यहाँ आना है, वो भी मैं सहयोग का अध्यक्ष एक्सीडेंटल अध्यक्ष, इसलिए कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं सहयोग की अध्यक्ष। विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहनवाज, मैं आपको बिल्कुल अपने आप को यहाँ खपा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जयनंदन जी के बगल में बैठना और बोलना, उस साहित्य के धरातल पर अपने आप को मैं नहीं पाती। एक हिंदी साहित्य की अध्यापिका रही, और अध्यापिका के रूप में ही मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। आज मैं कोल्हान विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण 21 जुलाई को की हूँ, लेकिन आज जब आपने विशिष्ट अतिथि के नाते खड़ा कर दिया, तो मैं इसे नीचे उतारकर अध्यक्ष के नाते कुछ कहना चाहती हूँ। ये सहयोग हमारी ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ साहित्य लेखन वाले लोग नहीं, साहित्य प्रेमी भी हैं, जो साहित्य को प्रेम करते हैं, भले ना लिखते हैं। अब नंदवानी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं, हम लोगों जैसे डॉक्टर नहीं हैं। सुई लगाते हैं, दवा खिलाते हैं, कड़वी दवाएं खिलाते हैं, लेकिन वो हमारे सहयोग से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको हमारे सहयोग के अंदर उनकी माँ दिखती है। आज शाहनवाज माँ के विषय में बात कर रहे थे, तो हम सहयोग वाले इतने खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर साहब की माँ बन गए, चाहे किसी भी उम्र के लिए, और वो इसलिए हमसे जुड़ते हैं। आशुतोष जी हम लोगों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम सारी सहयोग की बहनें जो हैं उन्हें बड़ी बहन की तरह अनुशासित करते हैं, इसलिए वो हमसे जुड़ते हैं। प्रेमचंद हमारे जीवन में वैसे ही अनुशासन को रखते हैं, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी भाई बनकर, कभी अभिभावक बनकर, तो कभी
हमारे ऑफिसर बनकर, कभी मेरे प्राचार्य बनकर, कभी मेरे वाइस चांसलर बनकर, या कभी एक मजदूर बनकर मुझे शासित करते रहे। मुझे लगता है कि प्रेमचंद का साहित्य, डॉक्टर साहब गीता के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत कुछ गीता के विषय में बताते हैं, लेकिन गीता को इतने कठिन ढंग से पढ़ना बुनना बस मैं सुन के तो लेती हूँ, लेकिन प्रेमचंद मेरी कर्मों की गीता है, उनका साहित्य मेरे कर्मों की गीता है। जब भी किसी भावना से मैं उसमें डुबकी लगाती हूँ, मुझे वो भावनाएं अनायास ही मिल जाती हैं। मुझे याद है मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे देश छोड़कर कहीं जाएं, लेकिन दोनों ही बच्चे ऐसी परिस्थिति मेरे सामने लाकर खड़ा करके कि दोनों को भी बाहर करना था। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये भारतवर्ष में अकेले मैं कैसे रहूंगी, दोनों बच्चे चले जाएंगे। तभी प्रेमचंद की कहानी माँ मुझे खुली, और माँ में मैंने वो दर्द पाया कि वो कैसे बेटे को बाहर भेजने के लिए भेज देती है, और वो बेटा वहाँ फलता फूलता है। उस माँ से मैंने शक्ति अर्जित करके अपने दोनों बच्चों को विदेश किया। निर्वासित कहानी आज घर की कहानी। पति कितने भी दाग लगा ले, लेकिन उसका दामन सफेद नहीं रहता। अगर औरतों के बदन में दाग न भी लगे, लेकिन अगर एक रात भी कहीं बाहर गुजार ली हो तो उसका दामन काला हो जाता है। वो कहां से लाए? अपनी शुचिता का प्रमाण कहां से दे? वो सही है ये कैसे बताए? निर्वासित कहानी में पति उसे इसलिए निकाल देता है कि मेले में दोनों पति पत्नी बिछड़ गए हैं, और पति तो घर वापस आ गया, पत्नी भटकती हुई एक रात के बाद पहुंची है। कहाँ रख के बिताई तुमने रात? मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए घर से तुम निकल जाओ। और बेटे को भी वो रख देता है। आज घर की कहानी है, जहाँ पुरुष अविश्वास करता है, बच्चे जाएं तो जाएं, स्त्री कदम बाहर निकालने लगती है। इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा समाज, हमारी मानसिकता इस तथ्य को उजागर तो नहीं, मजबूती तो नहीं दे रही। एक कहानी जो मेरे दिल में बहुत चुभती है, यह मेरी मातृभूमि प्रेमचंद। विदेशों में बस जाते हैं लोग, वहां से फोटो खींचते हैं, झंडा उठाते हैं, भारत माँ की जय बोलते हैं, और झंडे के साथ फोटो भेजते हैं। दुर्गा में ढोल नगाड़ों के साथ दुर्गा पूजा में झूमते हैं, और उसका फोटो हमें भेज देते हैं। तो क्या उन्हें वहां भारत मिल गया? फिर वो अपनी धरती पर क्यों आते हैं? आपको आपकी मातृभूमि अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि 25 वर्षों के बाद नायक घर लौटा है, और उसे अपने गांव लौटा है, और गांव में वो अपने भारत को खोज रहा है। उसे मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं पड़ रही, उसे अजान की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, उसे किलकारी मारती चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, रंभाती हुई गायें दिखाई नहीं दे रही। वो पूछता है मेरे कहाँ है मेरा गांव, कहाँ है मेरा भारत, कहाँ है मेरी धरती, कहाँ है मेरी भारत माँ? और दुखी होकर नदी के किनारे सो जाता है। सुबह प्रभाती की आवाज से, अजान की आवाज से उसकी आंखें खुलती है, और वो उत्साह के साथ बोलता है, हाँ हाँ हाँ, यही मेरा भारत है, यही मेरी भारत माँ है। तो हमारी मिट्टी में आप कौन बनेगा करोड़पति का अभी विज्ञापन देख रहे होंगे। भारत बदल रहा है, देख रहिए। फोन पे वीडियो कॉलिंग करके हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, और माँ को उसी वीडियो पे प्रणाम कर रहे हैं। दिवाली की आप वीडियो कॉलिंग करके माँ को प्रणाम करते हैं। ये सारी चीजें बदल रही हैं। मैं प्रेमचंद को इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? क्या वो 19वीं 20वीं सदी के थे? कब उनका जन्म हुआ था? भारत के लोग विदेश चले जाएंगे, पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाएगा, माँ को छोड़कर, माँ की बात को न सोच करके बच्चे विदेश चले जाएंगे। घर में एक आप ये सोचिए, सदगति को हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणवाद और मजदूरवाद दलित विमर्श के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन दलित विमर्श वो नहीं है, ये मानव विमर्श है। एक दिन अगर आया छुट्टी ले लेती है, तुरंत दूसरे दिन आती है, उसकी हम लोग डांट लगा देते हैं।
एक दिन अगर संडे हम लोगों को ड्यूटी में बुला दिया जाता, हम लोग हाहाकार मचा देते, तो क्या उसे छुट्टी लेने की इच्छा नहीं होती? कितना भी बोला जाए, कितना भी कहा जाए, बैलों की कथा है, आप उसमें मालिक और बैल की देख रहे हैं। अगर जिस जीव की बात समझ रहे हैं, छबरा कुत्ता आकर के उसके बगल में सोकर उसे संवेदनात्मक सपोर्ट दे रहा है, तो आप ये सोचिए कि प्रेमचंद की नजरें कितनी तेज थी। आज उस जमाने में बैठ के वो आज की समस्या को भाप गए और आज के अनुकूल लिख गए। अब प्रेमचंद हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि जब जो जिस भावना से उसमें डुबकी लगाएगा उनके कथा सागर में, उसका मोती लेकर वो वापस आएगा। और इस विश्वास के साथ आप भी प्रेमचंद पढ़िए, सुनिए और उसको समझिए। आपके सारे जीवन की समस्याएं उनकी की कहानियों से हल हो जाएंगी। इसके साथ आपको बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर मुदीता सिन्हा मैम। हर एक काम करने के कुछ उसूल होते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग मंच पे बैठे हैं, कुछ लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, मगर प्लेटफॉर्म तो बराबर ही है, मगर एक उसूल है काम करने का। तो ये मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि की जो बातचीत है, एक जब बना रहे थे तो सोचे कि चलिए कम से कम इस तरह से एक बनेगा तो हम लोगों को ये प्रोग्राम चलाने में भी आसानी होगी। मगर जो बातें आपने कही, लेकिन के साथ कहता हूँ प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी हैं वो हम में से देखिएगा, आपस में किसी न किसी की एक कहानी मिल जाएगी अपनी जिंदगी की।